लोकसभा चुनाव में सारण और महाराजगंज दोनों ही सीटों पर अब मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। सभी की कोशिश है या सभी अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर 4 जून को ईवीएम से क्या निकलेगा। क्या ईवीएम से लालू यादव वाला जिन निकलेगा या 400 पार जो मोदी का अपना एक टारगेट है वह सही साबित होगा। हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि 400 पार कर रहे हैं या आप लोग, या वही पुराना जिन लालू यादव निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सुरभित, अब लालू यादव के दिए में तेल नहीं बचा है, इसलिए जब दिया जलेगा ही नहीं तो जिन निकलने का सवाल नहीं उठता है। 4 जून को छपरा और महाराजगंज दोनों से भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिल रहा है। 400 पार के साथ जो सरकार बनने वाली है उसमें छपरा और महाराजगंज दोनों की जनता का आशीर्वाद उस 400 पार में रहने वाला है। 20 तारीख को छपरा में और 25 तारीख को यानी कल महाराजगंज में देवतुल्य जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद अपना दे दिया है। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक जीता हुआ कमल का फूल जनता ने ईवीएम में अपने द्वारा डाल दिया है। भाजपा ने 400 पार का आंकड़ा दिया और यहाँ भी बताया जा रहा था कि दोनों सीटें जो हैं वो उसमें इंक्लूड हैं। दोनों ही सीटों पर मतदान हो चुका है। कयासों का बाजार भी गर्म है, कौन आगे है कौन पीछे है, हर के जो समर्थक है वो बोल रहे हैं कि हमारे नेता जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों सीटों पर क्या स्थिति है? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट देने का चुनाव है। अब आप खुद ही बता दें कि नरेंद्र मोदी के सामने क्या कोई उम्मीदवार टिक पाएगा। छपरा में भी जिन लोगों ने भी वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रूढ़ी जी को तो वोट पड़ा ही पड़ा है, पर अप्रत्यक्ष रूप से हर वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप भी छपरा की चुनावी सभा में थे, अगया में जो महाराजगंज में चुनावी सभा हुई उसमें भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा और जनता तक यह संदेश बहुत स्पष्ट पहुंच गया है। हाँ, स्थानीय स्तर पे उम्मीदवार को लेकर के संतोष असंतोष रहता है, होता भी है। 10-20 साल जब कोई रहता है तो असंतोष होना लाजमी है। चुनाव खत्म हो चुका है सुरभित, और हम और आप अगर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रेटोरिक्स की बात करें तो ये छपरा के हमारे या महाराजगंज के हमारे लोगों के साथ बेईमानी हो जाएगी, और ना आप बेईमानी करेंगे ना मैं बेईमानी करूंगा। तो आपको लगता है कि मोदी जी के सहारे नैया पार होगी? सबकी नैया मोदी जी के सहारे ही पार होगी। आज के दिन में इस भारतवर्ष में सिर्फ 2 लोगों का सहारा मतलब है। आप मानते हैं कि नैया पार हो गई या कहीं कोई संशय भी है? ऊपर राघवेंद्र और ऊपर नरेंद्र, इन दोनों ने जिसकी नैया छू दी उसकी नैया तो पार होनी ही होनी है। विपक्ष का दावा है कि लगातार जो प्रत्याशी उतारे गए, जैसे सारण में रोहिणी आचार्य का आना, लालू यादव का यहाँ कैंप करना, इसी चुनाव में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना रहा। ये सीट हॉट सीट हो गई और सही में हॉट सीट हो गई। बाद में कुछ विवाद भी सामने आए जो चुनाव के बाद आए। इसी तरह से महाराजगंज में भी आकाश जब आए तो आकाश को लोगों ने कहा कि बाहरी हैं, लेकिन जिस तरह से उनका एक्सेप्टेंस बढ़ता है वो हर जगह घूमते हैं। मेरे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि युवाओं ने मेरे साथ कनेक्ट किया। मेरे एक सवाल पे कितना मानते हैं आप उनके इस विषय को कि युवाओं ने युवा से कनेक्ट किया? भाई, आकाश बाहरी थे, आकाश बाहरी हैं और आकाश बाहरी रहेंगे। इस देश में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का, लोकसभा का चुनाव लड़ने की छूट है, संविधान छूट देता है। उस छूट के अंतर्गत कोई कहीं से आके चुनाव लड़ सकता है। पर कांग्रेस के उम्मीदवार महाराजगंज में बाहरी थे, बाहरी हैं और बाहरी ही रहेंगे। स्थानीय होने के लिए कुछ बेसिक चीजों का कनेक्शन जरूरी होता है, भाषा, पहनाव, खान पान, रिश्तेदारी, नातेदारी। कांग्रेस के उम्मीदवार का महाराजगंज से इन सभी क्राइटेरिया में कहीं कोई मेल नहीं है। युवा थे, युवाओं से कनेक्ट हो सकता था, पर उनके पास युवाओं को कनेक्ट करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। सिर्फ बातों से बात नहीं चलता है। एक तरफ इस देश के युवाओं के लिए भी वही विकल्प था। आपने आकाश का नाम लिया, आकाश या नरेंद्र मोदी। एक तरफ
महाराजगंज के युवाओं के लिए, छपरा के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास पूरे अगले 50 वर्ष की योजना है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के उम्मीदवार हों, चाहे रोहिणी हो या आकाश हो, सिंगापुर से, पटना से, अरवल से, जहानाबाद से, दिल्ली से आकर के वो कहते हैं कि साहब हम युवा हैं, हमसे कनेक्ट कर जाओ। 15 दिन में फेविकॉल भी इतना तेजी से नहीं जोड़ पाता है। राजनीतिक फेविकॉल होता है स्थानीय होना, मिलना जुलना, आपका भरोसा होना। कहा जा रहा था कि फूल नहीं तो फूल, एक नया ये यहाँ पे स्लोगन सुनने को मिला जो क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे थे, तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या है? जिस कुल की आप बात कर रहे हैं, हम लोग जिस परिपेक्ष्य में बात कर रहे हैं या जिस जगह पे बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे बड़ा स्पष्ट है कि उस कुल का मतलब भूमिहार समाज से है, ब्रह्मर्षि समाज से है। ब्रह्मर्षि समाज हमेशा से देश हित में जिया है, देश हित में रहा है और देश हित में मतदान किया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस बार देश हित में माननीय नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सांसद बनना, माननीय नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। मैंने सांसद बनना इसलिए कहा कि जहां से माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, बनारस, वहां पे भी भूमिहारों की बहुत ज्यादा संख्या है। बनारस हो या महाराजगंज हो या छपरा हो, हर जगह पे उस कुल ने माननीय नरेंद्र मोदी के साथ ही अपनी आस्था दिखाई है। एक महत्वपूर्ण बात पर मैं कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि भूमिहार समाज अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराना चाहता था सबको, अपनी राजनीतिक संख्या का, अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराना चाहता था, जिसमें भूमिहार समाज सफल हुआ है। वोट तो फूल को ही मिला है और वोट फूल के लिए ही रहेगा स्कूल का, पर स्कूल ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास छपरा, महाराजगंज, पटना से लेकर के दिल्ली तक करा दिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज, इलाहाबाद से लेकर के नेपाल की तराई तक का जो ब्रह्मर्षि समाज है, ब्रह्मर्षि समाज इसी भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। रिहाइश ब्रह्मर्षि समाज की इसी भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा है, इलाहाबाद से थोड़ा पहले से शुरू होकर के नेपाल की तराई तक। ये पूरा का पूरा ब्रह्मर्षि समाज पिछले 2-3 दशकों से आप उठा के देख लें, राष्ट्रवादी रहा है। इस समाज के लिए राष्ट्र प्रथम है। कंधे से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, राष्ट्र से ऊंची जाति नहीं होती। यह समाज इस सोच के साथ रहता है और इसी सोच के साथ इन चुनावों में भी रहा। हाँ, यह बात मैंने पहले भी आपके साथ बात कही और अभी फिर दोहराता हूं कि इस समाज को किन्हीं कारणों से एक संदेश देना था, जो संदेश चुनाव के दरमियान उसने दे दिया, पर चुनाव के दिन इस समाज ने वही किया जो ये समाज हमेशा से करते आया है, राष्ट्र के साथ राष्ट्रहित में मतदान। और आज के दिन में, इस बार के चुनाव में, राष्ट्रहित के मतदान का मतलब है माननीय नरेंद्र मोदी को मतदान करना, कमल को मतदान करना। आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, 40 सीटें हैं, क्या लगता है? पिछली बार 39 थी, इस बार 40 होंगी। बिहार इस बार 40 की 40 सीटें भाजपा को देगा। कारण बहुत स्पष्ट है, जो विपक्ष है उस विपक्ष के बहुत महत्वपूर्ण अंग बिहार से हैं, राष्ट्रीय जनता दल। और बिहार ने यह बात देखा है, वर्षों तक बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कारण जंगल राज की आग में झुलसते रहा है, पिछड़ापन की आग में झुलसते रहा है, अराजकता की आग में झुलसते रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है एक परिवार, और उस परिवार का सत्ता में बरकरार रहने के लिए संघर्ष। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद का परिवार कैसे सत्ता में बना रहे, यही पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल का ध्येय है। रोहिणी आचार्य के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जितनी ताकत लगाई, उतनी ताकत और उम्मीदवारों के लिए नहीं लगाई गई। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी थी। बिहार इस बात को जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के आने का मतलब है फिर से वापस जंगल राज और अराजकता की, भ्रष्टाचार की सरकार की वापसी हो जाए।
एक चीज और है कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी खुद को बताती है, बराबर कह रही है कि ए टू जेड की पार्टी है, मतलब सभी जातियों का समावेश। आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में डेवलपमेंट से ज्यादा बड़ा मुद्दा जाति बन गया है और हर कोई अपनी अपनी जाति की ही बातें कर रहा था? कहा जाता है कि संविधान में जातियों में जिस तरह से तोड़ना सही नहीं है, लेकिन जो संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं वो भी तो केवल जात की ही बात कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से? देखिए शुभेत, राष्ट्रीय जनता दल का ए से लेकर के जेड तक लालू के परिवार और उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। लालू प्रसाद यादव का परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द किसी भी तरीके से संबंधित होना, यही राष्ट्रीय जनता दल का ए टू जेड है। लालू यादव जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, धर्मपत्नी नेता प्रतिपक्ष, सुपुत्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, एक बेटे जब सरकार थी तो सीनियर मंत्री, बेटी राज्यसभा, दूसरी बेटी को लोकसभा भेजने की तैयारी, और बाकी लोगों के लिए जगह जब और जहां मिलेगी तब वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। यही राष्ट्रीय जनता दल का ए टू जेड है, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। हां, अपनी सहूलियत के लिए इस देश में कुछ पार्टियां जातियों की समूह की राजनीति करती हैं। ये वो पार्टियां हैं जिनके पास राष्ट्रहित का कोई एजेंडा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी जाति की, धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे ऊपर यह आरोप लगता है। और शुरबित, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, आपके सामने सड़क बनी हुई है, क्या इस पे एक जाति एक धर्म के लोग चलते हैं? लेकिन आपके यहाँ भी तो जब अध्यक्ष चुनाव किए जाते हैं या जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या प्रत्याशियों की नियुक्ति होती है, तो हर बार ये बातें आती हैं कि वहाँ उसकी बहुलता है इसलिए उसको टिकट दिया जा रहा है। सामाजिक समन्वय की बात होती है, सामाजिक समरसता की बातें जरूर होती हैं आपके कोर में भी, लेकिन जातियों पर ही देखकर फिर से प्रत्याशी को दे दिया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं दिखता है। देखिए, राजनीति में सामाजिक समीकरण मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को नकारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। संगठन इसी समाज से बनता है। संगठनात्मक मुद्दों में हम सामाजिक समीकरण की बात करते हैं क्योंकि वो जरूरी है। हमारा समाज विभिन्न समूहों का बना होता है, विभिन्न जातियों का बना होता है। जितना सत्य समाज है उतना ही सत्य समाज में उपस्थित जातियां हैं, समाज के अंदर के समूह हैं। जब हम संगठन की बात करते हैं तो हम सबका समन्वय बना के लेने की कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, कोई अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह जाए। लेकिन जहां मुद्दे की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत और धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है विकास पे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है अपने एजेंडा पे। हमारे लिए पीओ के एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए राम मंदिर एजेंडा नहीं है। हाँ, राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी उस राम मंदिर का जो लोकार्पण हो रहा था, जो जनता के सामने जो हम उनको समर्पण कर रहे थे, देश के सामने जो राम जी को हम ला रहे थे, उसके प्रणेता होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित थे। कांग्रेस ने तो उसको भी राजनीति बताया कि राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से यही काम करते आई है ना। कांग्रेस के लिए हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा रहा है। और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे राजनीतिक दलों का मानना है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे आसान तरीका है। इसीलिए इस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में राम सेतु के अस्तित्व पे, राम के अस्तित्व पे इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से मानना है कि सनातन का विरोध करना, ऐसी बातें करना जिससे सनातन और सनातनियों को दुख पहुंचे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे आसान तरीका। ये सही है या गलत है मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का यही मानना है। और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस देश में किसी भी मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा है। तो आपका मानना है कि बिहार में 40 सीटें
एनडीए जीत रहा है। बिहार ने ठाना है कि अब बिहार में विकास ही होगा, बिहार में सुशासन ही होगा, बिहार में औद्योगिकरण ही होगा, और इन सब चीजों को मूर्त रूप देने के लिए जरूरी है कि बिहार से 40 की 40 सीटें इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में समर्पित हों। इसीलिए अब की बार 400 पार और 400 में 40 देगा बिहार। ये थे हमारे साथ कुंतल कृष्णन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों ही सीटें जो हैं वो ये लोग जीत रहे हैं। हालांकि 40 सीटों पे भी इनका जो दावा है वह 39 सीट पिछली बार थी और इस बार 40 का दावा है। तो यह कितना सही होगा ये तो 4 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन इस तरह से जातियों और तमाम जो बातें आई इस दोनों लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के दौरान, उन पर अपनी बातों को रखा है, अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि देश के हित में ही मतदान इस बार हुआ है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए छपरा टुडे के साथ।